हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हैरी, एमडी ऑफ हैरीज इंग्लिश क्लब। अगर आप अपने बच्चे को आइल्स कराने का प्लान कर रहे हैं या आपका बच्चा कहीं से आइल्स कर रहा है या आप हमारे क्लब में आइल्स के एडमिशन के लिए आए हैं या फिर पीटी के लिए आए हैं, ये सभी कोर्सेज क्या हैं? बच्चे को विदेश जाने के लिए एक इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम को क्लियर करना पड़ता है। तो ये सब कोर्सेज इसलिए बनाए गए हैं ताकि विदेश का क्राइटेरिया क्या है कि बच्चा अच्छी इंग्लिश पढ़ पाए, बोल पाए, लिख पाए, सुन पाए। तो इन टेस्ट को क्लियर करने के बाद ही बच्चे का किसी अच्छी कंट्री की अच्छी यूनिवर्सिटी में वीज़ा लगता है। तो सबसे पहले तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास विदाउट आइल्स भी ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप आइल्स करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश का लेवल इम्प्रूव हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने माइंड में एक ही चीज़ रखनी चाहिए कि मुझे आइल्स या पीटी करने के बाद ही विदेश जाना है। आइल्स आपका हर कंट्री के लिए वैलिड होता है। पीटी की अगर बात करें, हर कंट्री के लिए पीटी वैलिड नहीं होता है। कनाडा में कुछ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस पीटी ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में पीटी पूरी तरह से वैलिड है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए ही पीटी बनाया गया है। तो क्या हमें इस कोर्स को ऑनलाइन करना चाहिए, ऑफलाइन करना चाहिए, और अगर हम ऑफलाइन करें तो क्या क्या हमें इस कोर्स के दौरान सावधानियां बरतनी चाहिए? देखो, ये एक नॉर्मल कोर्स नहीं है, ये एक नॉर्मल पढ़ाई नहीं है कि आपने बुक पढ़ ली और आपको आ गई। ये आपकी स्कूल और कॉलेजेस की तरह पढ़ाई नहीं है, क्योंकि इसकी जो एक डिज़ाइन किया हुआ है इस कोर्स को, वो बिल्कुल अलग है। जो भी आप पढ़ेंगे, जो आप राइटिंग रीडिंग यहाँ करेंगे, वो आपके फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा। मतलब आपको अपने माइंड की मैच्योरिटी यूज़ करनी है। इसके अंदर क्रैमिंग सिस्टम, रट्टाफिकेशन नहीं चलती है। तो आपको अगर क्रैमिंग सिस्टम नहीं चलाना है, जैसे हम स्कूल्स में तो चीज़ें पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं, इसके अंदर चीज़ें पढ़ के याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज़ें आएंगी वो नई होंगी। तो इसके अंदर आपको क्या करना है? आपको अपने माइंड की कैपेसिटी बढ़ानी है, इंग्लिश की नॉलेज बढ़ानी है, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़नी है, मैगजीन्स पढ़नी है, ताकि आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी बढ़ती चली जाए। और कॉमन भाषा में आपको इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप अपना प्लान हमारे क्लब में पढ़ने के लिए बना रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? अगर आप पेरेंट्स हैं बच्चे के तो क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? आपको कुछ प्रोमिसेस करने हैं अपने आप से कि मैं स्टूडेंट्स के साथ हिंदी में बात नहीं करूँगा। टीचर से मैं अगर किसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा हूँ, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग की, तो मैं हिंदी में पूछूंगा। अगर मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि क्या मैं चला जाऊँ, सर मैं कल नहीं आऊँगा, कैन आई गो, आई नॉट कम टुमारो, ये सब चीज़ें मैं इंग्लिश में ही डिस्कस करूँगा। शुरू में मुश्किल रहता है क्योंकि आप नॉर्मली इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। बाद में जैसे आप 1-2 महीने का कोर्स करते हैं, ये आपकी आदत बन जाती है इंग्लिश में बोलना। लेकिन बच्चे शुरू से ही इस चीज़ को कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए उनका इंग्लिश का लेवल मुश्किल हो जाता है। और फाइनली जब वो फाइनल एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, कई बार स्पीकिंग में उनका स्कोर नहीं आ पाता है, कई बार राइटिंग में नहीं आ पाता है। याद रखिए, अगर आपके 3 मॉड्यूल में अच्छा स्कोर आ गया और 1 मॉड्यूल में कम रह गया तो पहली बात तो आप फाइल नहीं लगवा सकते। दूसरी बात, आपको बहुत दुख होता है कि मेरे 3 मॉड्यूल में 6.5 आ गए या 6 आ गए और 1 मॉड्यूल में मेरे स्कोर 5.5 रह गया। तो आपको चारों मॉड्यूल पे बहुत मेहनत करनी है। मैंने देखा है कि बच्चे कई बार स्पीकिंग पे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते। कई बार बच्चे स्पीकिंग पे, राइटिंग, रीडिंग पे बहुत मेहनत करते हैं, लिसनिंग को बहुत इजी ले जाते हैं। वो सोचते हैं कि लिसनिंग तो बहुत इजी है और कई बार लिसनिंग में स्कोर कम रह जाता है। दूसरा, आप अपने माइंड में एक चीज़ बना के चलिए कि हमें ये एग्ज़ाम 2 बार देना पड़ सकता है। पहली बार में बहुत तैयारी के बाद भी कई बार बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल टेस्ट है। जैसे ही वो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचता है, उसको लगता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, आप ये सोचिए कि आप हैरीज इंग्लिश क्लब के अंदर ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप बाहर कहीं नहीं जा रहे हैं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहता है। सेम एग्ज़ाम, सेम पैटर्न, सिर्फ आपकी जगह, मतलब आपका प्लेस बदल जाता है। प्लेस बदल जाने से ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। सेम इंटरव्यू आपका एग्जामिनर लेता है जो हम लेते हैं यहाँ पे, वहाँ की आपकी परफॉर्मेंस डाउन चली जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि ये मेरा फाइनल इंटरव्यू है, ये मेरा एग्जामिनर है। आप उनसे पहली बार मिलते हैं, आप उनके साथ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं। इस दौरान आपको ये सोचना होगा कि जो भी क्राइटेरिया फाइनल एग्जाम में हो रहा है वो सभी नॉर्मल है, मतलब
वो सभी क्राइटेरिया आपके हैरिस इंग्लिश क्लब में ऑलरेडी हो चुका है। इसके अलग से आपको क्या करना है गाइस, आप घर जाते हैं, यहाँ से राइटिंग रीडिंग यहाँ कर लेते हैं, स्पीकिंग लिसनिंग यहाँ कर लेते हैं। घर जाके आप बिल्कुल भी राइटिंग रीडिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। आपको होमवर्क लेना है, आपको टॉपिक लेने हैं और वो घर पे लिखने की कोशिश करनी है। आपको अपने दोस्तों से कम मिलना है। जिस रूटीन में आप पहले काम करते थे, हिंदी बोलते थे, घूमने जाते थे, उसको थोड़ा सा बदल देना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 1 या 2 महीने बाद आप डेट बुक कर लेते हैं। 1 या 2 महीने में आपको इंग्लिश, अगर आप अपना रूटीन चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी बोलनी नहीं आएगी। उसके बाद मैं अपनी वीडियो में भी ये बात क्लियर कर चुका हूँ, अगर आप मेरे क्लब में पढ़ रहे हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सो आई एम हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। आप मुझसे डिस्कस कीजिए। कई बच्चे डिस्कशन नहीं करते हैं, ये क्लब को छोड़ा वो क्लब ज्वाइन कर लिया, वो क्लब को छोड़ा वो सेंटर ज्वाइन कर लिया, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। हमारे बच्चों के स्कोर भी आते हैं और दूसरे सेंटर के बच्चों के स्कोर भी आते हैं। स्कोर हर कोई दिला सकता है, मेहनत हर कोई करा रहा है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। सेंटर बदलना या दूसरे सेंटर पे चले जाना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है, पहले आप टीचर से ज़रूर बात कीजिए, आपको जो समझ नहीं आ रहा है। टीचर उसका सॉल्यूशन नहीं देता तो आप मुझसे आके बात कीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। आपका कोई भी मॉड्यूल कमज़ोर है, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, आप मेरे ऑफिस में आइए, जब भी मैं बैठा हुआ हूँ मुझसे बात कीजिए और मैं आपको उसका सॉल्यूशन पर्सनली दूंगा ही दूंगा। आपको ये प्रॉब्लम का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मुझे बताएंगे ही नहीं, कई बार स्टूडेंट्स हमें बताते ही नहीं है कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, सीधा ही सेंटर चेंज कर लेते हैं, तो उस केस में हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते गाइज। तो आपको थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, चीज़ों को बताना पड़ेगा, क्योंकि जब आप विदेश जाएंगे ये चीज़ें आपको वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। यहाँ तो आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वंस यू हैव टेकन एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी में थोड़ा ना आप चेंज कर सकते हैं चीज़ों को। आपको वहाँ तो बताना ही पड़ेगा अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ फीस भर चुके हैं और वो फीस आपको वापस नहीं मिलेगी। और 1 महीने का कोर्स नहीं होता ऑस्ट्रेलिया कनाडा में जो आपने 1 महीने बाद चेंज कर लिया। तो अगर आप यहाँ से वही नेचर डेवलप करते हैं तो वो नेचर आपको फ्यूचर में भी हेल्प करता है। फ्यूचर में भी आप उस नेचर की वजह से काफ़ी चीज़ें का बेनिफिट उठा पाते हैं। आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर अभी एक बार नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। कई बार चीज़ें में स्कोर कम आ जाता है, बच्चा बहुत डिमोरलाइज हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, सबके साथ ऊंच नीच चलती है। इंटरनेशनल एग्ज़ाम है, सबका स्कोर कम आ जाता है। कई बार वीक बच्चों का बहुत हाई स्कोर आ जाता है। इट हैपन्स। सो इस चीज़ को बहुत बड़ा इशू मत बनाइए। इस चीज़ को लेके टेंशन में मत जाइए। आपका लाइफ का चैप्टर है। अगर आपको लगता है ये पैसेज सही नहीं हुआ तो नेक्स्ट पैसेज की तरफ बढ़ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूँ, जब आप कोई राइटिंग करते हैं या जब आप कोई रीडिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक रीडिंग ली और उसमें आपने 40 में से 20 आंसर्स को सही कर दिया। 20 आंसर्स आप टीचर से पूछ लेते हैं, 20 आपके ऑलरेडी सही हैं। ऐसा मत कीजिए। अगर 40 में से आपने 20 आंसर सही किए हैं तो आप कोशिश कीजिए सेम रीडिंग को एक बार और करने की, और कोशिश कीजिए कि आप उसमें से नेक्स्ट 20 आंसर में से भी कुछ 5-10 आंसर और निकाल पाए। मतलब आप 2 बार कोशिश कीजिए, फिर टीचर की हेल्प लीजिए। अगर आप एक बार कोशिश करने के बाद टीचर की हेल्प लेते हैं तो आपकी जो खुद की कोशिश होती है ना, जो आपके अंदर खुद की काबिलियत है, कैपेसिटी है, वो नहीं मालूम पड़ पाती। तो एकदम से रीडिंग में ऐसा मत कीजिए कि आपने आपने एक रीडिंग की और टीचर से बात कर ली कि इसका मुझे सॉल्यूशन दीजिए। राइटिंग में आपने क्या करना है, एक बार आपने कोई राइटिंग की, आपने वो चेक कराई, टीचर से उसका बात की कि मेरा स्कोर कम क्यों आया, वही राइटिंग एक बार और कीजिए, घर पे जाके कीजिए, अगले दिन कीजिए, फिर टीचर से चेक कराइए और देखिए क्या आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट आती है। मतलब एक राइटिंग में अगर स्कोर कम आता है तो वो सेम राइटिंग दोबारा कीजिए और आपने नोट्स बनाइए उन चीज़ों के। पहली राइटिंग का भी नोट्स बनाइए जिसमें कम आए हैं, जिसमें अच्छा आए हैं उस राइटिंग का भी नोट्स बनाइए। उन राइटिंग को अपनी एक फाइल में रखिए, उनको पेपर को फेंकिए मत। मैं देखता हूँ बच्चों के पास अपनी ओल्ड राइटिंग होती ही नहीं है।
बच्चों के पास अपने पेपर ही नहीं होते, नोट्स ही नहीं होते, आपने कौन कौन से राइटिंग के टॉपिक कर लिए ये लिखा नहीं होता है। तो ये स्टूडेंट्स की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टूडेंट्स को खुद थोड़ा सा जिम्मेवार बनना पड़ेगा। आप बात करते हैं हम स्पीकिंग की। स्पीकिंग में टीचर आपको तैयारी कराता है, लेकिन जो भी आपने टॉपिक कर लिए उनके नोट्स बनाइए। जो आप टॉपिक कर चुके हैं, टीचर को सुना चुके हैं, उनको आप घर पे जाके फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड कीजिए और उस रिकॉर्डिंग को सेव कीजिए। देखिए कि आपने रिकॉर्ड जो की ही अपनी आवाज़ जो की है उसको सुनिए और टीचर्स को भी सेंड कर दीजिए। अगर टीचर के पास टाइम है वो भी सुनेगा। और देखिए, अपनी आवाज़ सुनिए और अपनी ही गलतियाँ खुद सुनिए, क्योंकि जब हम खुद से बोलते हैं दूसरा होता है तो हम अपनी आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सुनते हैं तो हमें क्लियरली मालूम पड़ता है कि हमने कितनी गलतियाँ की हैं। ये बच्चे नहीं करते हैं, टॉपिक्स के नाम नहीं लिखे होते हैं। अगर टॉपिक्स के नाम उनकी लिस्ट में है कि इतने टॉपिक हमने कर लिए, तो फाइनल एग्जाम के 1-2 दिन पहले वो सारे टॉपिक्स को रिपीट कर पाते हैं। तो ये जरूर कीजिए। अपने क्लासमेट को भी वो सेम इंटरव्यू दीजिए जो इंटरव्यू आपका टीचर ने लिया है। मतलब एक इंटरव्यू को 4 से 5 बार रिपीट जरूर कीजिए और उसको रिकॉर्ड जरूर कीजिए। अगर आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब बात आती है लिसनिंग की। लिसनिंग को बच्चे बहुत ईजी ले जाते हैं। लिसनिंग बहुत टफ भी नहीं है यूजुअली अगर हम बात करें, लेकिन लिसनिंग के दौरान अगर आपका स्कोर कम आया है तो टीचर से उसके आंसर मत पूछिए। आप सेम लिसनिंग को, जैसे रीडिंग में मैंने बोला था, एक बार और ट्राई कीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं अगर आपके 10 ठीक थे पहली बार लिसनिंग करने में, तो दूसरी बार लिसनिंग करने में आपके 20 ठीक हो जाएंगे। मतलब विदाउट हेल्पिंग, आपका कोई हेल्प नहीं हुआ है, विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ टीचर आपका स्कोर बढ़ गया, 10 से 20 हो गए, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, आपको लगता है मैं कर सकता हूं। फिर आप टीचर से उसके आंसर पूछिए, 2 बार अटेम्प्ट खुद दीजिए, 2 बार ट्राई खुद कीजिए। इससे ही आपका स्कोर आइल्स में इंप्रूवमेंट आएगी।